स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल अश्वनी सर ITI वेल्डर में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रशिक्षण में पूरा मेहनत और जोर लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, मन लगाकर कार्य कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, तो आज का जो नया चैप्टर लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों आपको लिए प्राथमिक उपचार यानी प्रारंभिक एलिमेंट्री फर्स्ट एड के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, आप प्रारंभिक प्राथमिक उपचार देने के समझ, श्वसन समस्या, विद्युत प्रघात के झटके यानी जो विद्युत इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, रसायन सीधे ज्वाला के कारण जल पाते हैं, कोई केमिकल से या सीधी कोई फ्लेम से जल जाते हैं, उसके जलने के कारण और कैसे उसे बचाया जा सकता है। उसके बाद प्रचंड स्रावी के साथ बिना बड़ा घाव, मतलब जो कोई ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत मात्रा में ब्लड निकल रहा हो या बड़ा घाव बन गया हो, बिना बड़ा घाव के ब्लड बन निकल रहा हो, उसके बारे में बताऊंगा। उसका समस्या समाधान के बारे में बताऊंगा और उड़ने वाले गर्म कणों के कारण BD चोट के दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे जो टॉपिक है आज कवर करने वाला हूँ, इसलिए मेरे पूरे वीडियो में बने रहें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें प्यारे दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन जैसे ही दबाएंगे मैं जो भी वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। खासतौर से उन परीक्षार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्डर ITI से ट्रेनिंग ITI कर रहे हैं और बिल्डर की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तो मेरा सेशन चालू हो गया है, चालू हो गया। आप इसके माध्यम से आप लर्निंग कर सकते हैं और कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला जो चैप्टर है वो बिजली से जो झटके लगते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर बिजली से झटके लग जाते हों और उसको समस्या आ जाती है सांस लेने में, तो हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप फिगर में यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फिगर नीचे देख रहे होंगे कि फिगर में दिखा है कि एक बच्चा आदमी को लेटा दिया गया है, चेस्ट के तरफ लेटा दिया गया है और वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और उसको ट्रीटमेंट दे रहा है, यानी प्राइमरी फर्स्ट एड मतलब जिसको कहा जाता है प्राथमिक उपचार कर रहा है। तो यानी प्यारे दोस्तों, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि जब बिजली से प्रघात की, जब मतलब बहुत ज़ोर से मात्रा में बिजली का झटका लग जाता है और काफ़ी मात्रा में अगर धारा करंट हमारे शरीर के अंदर घुस जाती है तो हमारे यहाँ शरीर में बहुत मात्रा में व्याध होती है, बहुत प्रचंड मात्रा में हमारे अंदर दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, हमारा जो अंग हो शिथिल हो जाती है, सुस्त हो जाती है शरीर। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए प्यारे दोस्तों, जैसे ही अगर हमको विद्युत का करंट हमारे शरीर के अंदर जा रही है, जैसे मैं बिजली से पकड़ा गया हूँ, मुझे करंट अंदर हमारे शरीर के अंदर घुस रही है, तो सबसे पहले वहाँ पे आप तुरंत जाइए, इलेक्ट्रिक सर्किट को अलग करिए। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको तार को काटिए, नंगे हाथ से नहीं, किसी सूखे कपड़े पकड़ के या किसी सूखे डंडे से, या इलेक्ट्रिक का सप्लाई काटिए। सबसे पहले ये करना है, यानी विद्युत की जो आपूर्ति है उसको विच्छेद करना है। प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई होगी तो एक लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। यदि व्यक्ति विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो विच्छेद कर दो और शक्ति को बंद कर दो, पावर सप्लाई को बंद कर दो, प्लग हटा दो, केबल खींच दो, कुछ भी कर दो, यानी विद्युत का जो करंट सर्किट है उसको हटा दो। उसके बाद वो कैसे होना चाहिए, विद्युत रोधी सामग्री से होनी चाहिए। मैं पहले ही बता दें, प्लास्टिक हो या शुष्क लकड़ी हो। उसके बाद से व्यक्ति को धकेले या खींचकर मुक्त करना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मुक्त कर देना चाहिए ताकि उसके जो अंदर करंट जा रही है वो करंट ना जाए। यदि आप विद्युत रोधी रहते हैं तो हाथ को नंगे हाथों से न छुएं। समझ में आ रहा है? ताकि परिपथ निष्क्रिय कर दिया जाए उसे उपकरण से अलग न किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि तो प्यारे दोस्तों, अगर यदि आप विद्युत रोधी रहते हैं, यानी आपके अंदर कोई अगर शुष्क लकड़ी हो, प्लास्टिक ना हो, या आपका हाथ नंगे हो, तो नंगे हाथ से न छुएं। अगर छू देंगे तो फिर आपके अंदर भी विद्युत की सप्लाई चली जाएगी और आप भी क्या होंगे, उस उपकरण से कनेक्शन में आ जाएंगे और आप भी उसके हताहत होने की संभावना बढ़ जाएगी, संभावना हो जाएगी, आपको भी करंट मार देती है। दूसरी बात यह है, अगर जो व्यक्ति को करंट लग रही है और वह करंट लग रही है, किसी ऊंचाई पे बंदा पकड़ाया है, किसी ऊंचाई पे 2 फीट 10 फीट 5 फीट ऊंचा और बिजली उसको पकड़ ली है, तो उसको जब करंट से छुड़ाएं तो ये सुनिश्चित कर ले कि जो व्यक्ति जो करंट के सर्किट में है वह गिरेगा तो सुरक्षित ढंग से ही गिर सके, कोई उसको अलग से चोट न लगे। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ताकि बिजली से चोट तो लगी, बिजली से तो ऐसे ही वो बेचारा हताहत हो चुका है, और दूसरी बात जब गिरेगा तो एक अलग से चोट लगेगी। तो इसलिए
इस प्रकार की समस्याएं जब होती हैं, ऊपर से जब गिराया जाता है तो सुरक्षित ढंग से गिराया जाए ताकि बच्चे गिरे तो चोट और एक्स्ट्रा ना लगे। हताहत को बिजली के झटके या घाव अधिक क्षेत्र में हो तो नहीं होगा, लेकिन गहरा होगा। हताहत को बिजली के झटके का घाव अधिक फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं, फिगर में कि बंदा को करंट लगी हुई है, एक दूसरा बंदा गया हुआ है, एक डंडा, लकड़ी का डंडा लेकर के उसको धक्का दे रहा है। ड्रिलिंग कर रहा था, उसको बिजली पकड़ लिया है, उसको चोट लग रही है, बिजली का झटका लग रहा है। एक दूसरे बंदा गया है, लकड़ी का डंडा लिया है, उसको धकेल के अलग कर रहा है। ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरा फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं, इसको सुलाया है, ऐसे सुला करके इसको अलग किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में सुलाने को ऐसे सुला करके, और जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको चेस्ट पे हाथ रख करके दबाया जाता है, और ताकि उसका जो चेस्ट है, जो लंग्स वो दबे हो, ताकि उसका जो सांस का प्रोसेस वो चालू हो जाए। ये चेक किया जाता है। सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। धड़कन चल रही है तो सोच जाए कि बंदा जिंदा है, नहीं तो धड़कन नहीं चल रही है तो फिर सोच लीजिए कि बंदा बेहोश हो गया है या मर गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट एड में क्लियर कर लेनी चाहिए। हताहत को बिजली के झटके का घाव अधिक क्षेत्र में तो नहीं होगा, लेकिन गहरा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हताहत हो जाता है बिजली के झटके से, तो घाव अधिक तो दिखता नहीं है, लेकिन गहरा रहता है, ये जान लीजिए। आप यह कर सकते हैं कि उस स्थान को साफ करिए। जीवाणु, मतलब वहाँ कुछ ऐसे जो कीटाणुओं को मारने के लिए सैनिटाइजर इत्यादि या डिटॉल वटॉल लगा दिया जाता है। फिर उसको पट्टी से ढक दे। धक्के के लिए उपचार, जो धक्का देकर धक्के के लिए उपचार करें, विशेषज्ञ की सहायता या संभव से यथाशीघ्र प्राप्त करें। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाता है तो वहाँ घाव हो जाती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसको साफ़ करेंगे डिटॉल से या सैनिटाइजर से या कुछ ऐसे केमिकल से, ताकि वहाँ के जीवाणु जो हो मर जाएँ, वहाँ जीवाणु रोधी जो जीवाणु जो है ख़त्म हो जाए, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको डॉक्टर के सहायता से उसको यथासंभव शीघ्र प्राप्त कराएं, उसको ट्रीटमेंट दें। अब देखिए फिगर 3 में बच्चों को पेट के भर लेटाया गया है। यदि व्यक्ति बेहोश है, लेकिन सांस ले रहा है, उनकी गर्दन, छाती तथा कमर के पास वस्त्र ढीले कर दे तथा प्रभावित व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखें। कहने का मतलब यह है कि जब आदमी समस्या में होता है, जब सांस फूलती दिक्कत होती है, तो उसको कपड़े उपड़े खोल दे, ढीले कर दे, और उसको पेट के भर लेटा देते हैं। लेटाने के बाद श्वसन तथा नाड़ी चलने की दर लगातार ध्यान रखते हैं। मतलब उसको देखते हैं हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए इस फिगर 3 में उसको पेट के भर लेटा दिया गया है। उसके बाद फिगर 4 में उसको धड़कन चेक की जा रही है कि बंदा का धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर धड़कन चल रहा है तो व्यक्ति सही है, उसको हम ट्रीटमेंट के द्वारा हम बचाया जा सकता है। तो प्रभावित व्यक्ति को गर्म तथा आराम में रखें। जब व्यक्ति को जब करंट लग जाती है तो वो ठंडी हो जाती है उसकी बॉडी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है, ब्लड क्लॉट हो जाती है। तो इस स्थिति में बच्चे को, उस मरीज को हम गर्म अवस्था में रखते हैं और आराम से रखते हैं। मदद के लिए संदेश दें, ताकि मदद जो डॉक्टर को बुलाते हैं या फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद बेहोश व्यक्ति को कोई भी वस्तु मुंह से न दें। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति बेहोश है, ये सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेहोश व्यक्ति को कोई भी वस्तु मुंह से न दें। बेहोश व्यक्ति को अकेले न छोड़ें, ये भी इम्पोर्टेंट बात में कहा जा रहा है कि क्योंकि मुंह से वो निगल नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसको फिलहाल उसके लिए कुछ देना नहीं चाहिए। जब डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर दे, कुछ आराम हो जाए, जब कहे डॉक्टर, तो ही उसको मुंह से कुछ देना चाहिए और उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक शॉक लगती है प्यारे दोस्तों, बहुत प्रचंड मात्रा के धारा के द्वारा लगती है। निर्भर करती है कितने शॉक लगी है, और हाई वोल्टेज से लगती है तो ज़्यादा प्रघात होगा, और लो वोल्टेज से लगती है तो कम होगा। तो पूरे शरीर में जाती है, तो जो ब्लड के माध्यम से ही जाती है शरीर में, तो ब्लड को क्लॉट कर देती है, सुखा देती है। वही सबसे बड़ा खतरनाक हो जाता है इंसान के लिए, तुरंत चिपक जाता है, मर जाता है, सूख जाता है, लकड़ी जैसे हो जाता है। तो बिजली के प्रघात की प्रचंडता धारा के स्तर पर निर्भर करती है। जो शरीर में गुजरता है, संपर्क की अवधि पर आधारित है, कितने देर तक है। ज़्यादा देर तक रहता है तो आदमी का काम तमाम हो जाता है, आदमी मर जाता है प्यारे दोस्तों। तो प्रघात की प्रचंडता में योगदान करने वाले अन्य घटक निम्नलिखित। व्यक्ति की आय, विद्युत रोधी जूते न पहनना या गीले जूते पहनना। प्यारे दोस्तों ये जान लीजिए कि यदि आप कोई बिजली का काम करते हो तो आप सेफ्टी शूज पहनिए, लेदर का पहनना चाहिए। दूसरी बात,
गीला ज़मीन पे काम करेंगे तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि करंट तुरंत अर्थ पकड़ लेती है, इसलिए सावधानी से करना चाहिए। नहीं तो फिर बिजली किसी बरसात के दिन में भी काम करने का कंडीशन बहुत खतरनाक होता है। बिजली के उस समय में बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। और मौसम गीला है, फर्श गीला है, तो उस समय भी उस फर्श को सुखा लेना चाहिए, या तो फिर जूते पहन के करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वोल्टता, कितनी वोल्टता से करंट लगी हुई है, ये बात पर निर्भर करती है। अब देखिए क्या क्या प्रभाव डालती है इंसान को, क्या क्या प्रभाव डालती है विद्युत जो प्रघात लगती है। तो बहुत निम्न स्तरों पर धारा का प्रभाव एक अप्रतिकर झुंझुनाहट का संवेदन हो सकता है। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ काम हम करते हैं, छोटे काम धाम करते हैं, तो उसमें एक छोटा करंट लगता है तो हल्का सा झिंझिनाहट की अवस्था होती है। लेकिन अगर यह अपने आप में पर्याप्त हो सकता है, जिससे कोई व्यक्ति संतुलन खो दे जाता है या गिर जाता है। और धारा के उच्चतर स्तर पर प्रघात करने वाले व्यक्ति अपने पांव से उखड़ जाएगा या गंभीर दर्द महसूस करेगा। संपर्क बिंदु पर संभवतः छोटे जलन होंगे। यार दोस्तों, जब हमको बिजली का करंट लगता है तो आपको पता है कि पूरे शरीर में झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है, और जहाँ लगता है वहाँ पे काला हो जाता है। समझ में आ रहा है? छोटे जलन टाइप को जल जाता है वहाँ पे और काला हो जाता है। तो इस बात से हमें प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की जब चीज़ आती है तो समझिए कि हमको करंट लग रहा है। धारा प्रवाह के अत्यधिक स्तर पर मांसपेशियाँ खिंच जाएगी। ये जो धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह का मांसपेशियाँ खिंच जाएगी। जहाँ धारा प्रवाह हो रही है, आदमी चालक अपनी पकड़ छोड़ नहीं पाएगा, वह बेहोश हो सकता है तथा दिल की पेशियाँ अनियमित रूप से सिकुड़ सकती है। यह घातक होगा, विद्युत झटके संपर्क बंद त्वचा जल सकती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये प्रभाव है बिजली के। अगर बिजली का करंट लगता है, झंझनाहट होती है, अधिक मात्रा में लगता है तो आदमी चिपक जाता है। करंट जाती रहती है शरीर में, तब तक जाती रहती है जब तक कि शरीर के ब्लड को क्लाट ना कर दे, सुखा ना दे, और आदमी बेहोश होकर तुरंत गिर जाता है, उसकी सांस चलना बंद हो जाता है, आदमी मृत्यु के समान हो जाता है। तो इसको क्या उपचार कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? आइए हम देखते हैं। विद्युत प्रघात, जिसको विद्युत का झटका लगता है तो क्या उपचार करना चाहिए, और तुरंत उपचार आवश्यक क्या होता है प्यारे दोस्तों? आइए हम आपको प्यारे स्टूडेंट बताते हैं कि यदि सहायता निकट उपलब्ध हो तो डॉक्टरी सहायता के लिए भेजें, तो आपात उपचार आरंभ करें। मतलब जैसे अगर हॉस्पिटल पास में है तो हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचा दें, अगर नहीं है तो तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट आरंभ कर दें, स्टार्ट कर दें। यदि आप अकेले हैं तो उपचार तत्काल आरंभ करें, धारा को बंद करें। यदि उससे अधिक विलंब के बिना किया जा सकता है तो अन्यथा शुष्क अचालक सामग्री से लकड़ी सर्वेंट पीड़ित को, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बंदे को और बिजली करंट लग रही है तो आप तुरंत विलंब ना करते हुए पहले करंट को छुड़ाएं, पहले बिजली के सप्लाई को काटें। बिजली को सप्लाई कटेगी, वही कैसे काटना है? विद्युत रोधी, जैसे लकड़ी हो गई, रस्सी हो गई, स्पार्क, पीड़ित को कोट के किनारे कपड़े पकड़ कर खींचना चाहिए। इस प्रकार से बेल्ट से या अखबार से ऐसे चीज़ों से खींचना चाहिए जिसमें करंट की सप्लाई ना आए, नहीं तो फिर हम भी चपेट में आ सकते हैं, जो छुड़ाने वाला है वो भी चपेट में आ सकता है। तो ये बहुत सबसे सावधानी वाली बात है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, क्योंकि जो नए लड़के होते हैं उनको पता नहीं होता है। पीड़ित से सीधा संपर्क न होने दे, यानी जो बच्चे में करंट, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके करंट संपर्क में जा रही हो तो उसके संपर्क में आप डायरेक्ट न जाएँ। किसी ऐसे सामान से, सामग्री से उसको हटाए जिसमें करंट ना आए, तो शुष्क पदार्थों से उनको हटाया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बर्न जब हो जाती है, देखिए बंदे को चोट लग रही है, डंडा, आदमी खड़ा हुआ है, डंडा से उसको हटा रहा है। उसके बाद विद्युत धारा के शरीर से प्रवाहित होने पर व्यक्ति विद्युत आघात के साथ जल सकता है। जले होने पर प्राथमिक सहायता देने में समय का अपव्यय न करें जब तक उसकी श्वास रिस्टोर न हो जाए। पीड़ित सहायता के बिना सामान्य रूप से श्वास न लेने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब है, जब व्यक्ति को जब ये चोट लग जाती है ना, ये तो बंदे का शरीर जल जाती है, पेशेंट की शरीर पूरी तरह जल जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको प्राथमिक सहायता देने में देर ना करें, और तब तक सहायता दें जब तक कि उसकी सांस वापस लौट ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक से होती है। इलेक्ट्रिक शॉक से आदमी बेहोश हो जाता है, शरीर जल जाती है, बड़ा मात्रा में घाव हो जाता है, ये सारी समस्याएँ होती हैं। उसके बाद जलना या झुलसना, आदमी बर्न हो जाता है, यानी स्केल्ड्स हो जाता, जल जाता है, झुलस जाता है। जिस व्यक्ति को आपको कभी देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसको बहुत पीड़ादायक कष्ट होती है, शरीर जल जाती है, बहुत दिन तक ट्रीटमेंट चलने के बाद जाके तब उसका शरीर स्वस्थ होती है। तो बहुत पीड़ादायक कष्ट होता है, जलता है। यानी वायु, पानी के स्वच्छ कागज़ अथवा एक स्वच्छ कमीज से ढककर बिलक कर दे, कोई उपचार ना करे, या पीड़ा को कम करता है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति को जब जल जाएगा ना, स्किन जल जाता है, उसकी चमड़े जल जाते हैं तो बहुत पीड़ादायक कष्ट होती है, तो उसको बहुत नॉर्मल कपड़े, पतले कपड़े से उसको ढक कर रखना चाहिए।
और कोई ऐसे चीज़ ना करना चाहिए जिससे कि उसको दर्द और बढ़े। तो ये सारी चीज़ें समझना चाहिए एक प्राथमिक उपचार देते समय। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सीवर ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, खून बहता है किसी भी घाव को, विशेषकर कलाई अथवा अंगुलियों से हाथ से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कलाइयों हाथ में झटके चोट लग जाते हैं तो काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है, काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है, रुकती नहीं है। तो इस स्थिति में उसे गंभीरता से लेना चाहिए और कुशल तथा अनुभवी व्यक्तियों को दिखाना चाहिए। रक्तस्राव को रोकने तथा संक्रमण न होने देने के लिए घाव पर दबाव देना स्वयं से सर्वोत्तम उपचार चिकित्सा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को घाव लग गया, चोट लग गई है भयंकर, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले उस घाव को हाथ से कपड़े से साफ सुथरे कपड़े से उसको दबा कर रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना रुके। इसमें आपको ट्रीट तुरंत करना चाहिए। अभी देखना नहीं चाहिए कौन है कौन नहीं। अगर आप ही हैं, आपके सामने किसी घायल व्यक्ति पड़ा है, तो तुरंत उसको ये काम करना चाहिए, तुरंत उसको संक्रमण रोधी करके उसको तुरंत उसके घाव ब्लीडिंग को तुरंत उसको क्या करें कि उसको हाथ से दबाएं। जैसे आदमी का हाथ कट जाता है, आदमी कपड़ा से उसको बांधता है, तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए। और इमीडिएट वर्क क्या करना चाहिए, पीड़ित को लिटा देकर आराम करने दें। यदि संभव हो तो पीड़ित को घायल शरीर के ऊपर उठा दें, घाव पर दबा दें, सहायता बुलाएं। यानी जब इतनी सारी समस्याएं आती है तो तुरंत पीड़ित को लिटा देना चाहिए, आराम देना चाहिए, जहाँ पे चोट लगी है उसको दबाना चाहिए, ब्लीडिंग रोकना चाहिए। उसके बाद उसको ऊपर से किसी कपड़े से ढक देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, या तो संभव हो तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद गहन रक्तस्राव को नियंत्रित करना चाहिए, टू कंट्रोल टू सीवियर ब्लीडिंग। यानी रक्तस्राव को कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, तो पट्टी वट्टी से तुरंत उसको डिटॉल से या किसी से चीज़ों से बैक्टीरिया जो मारता है उससे धो करके तुरंत डिटॉल लगा करके, या तुरंत उसमें अगर आपके पास कोई मलहम उस पर लगा करके पट्टी बांध देना चाहिए। और बांध करके अगर टाँका मारने लायक हो तो टाँका डॉक्टर से मरवा देना चाहिए, ताकि उस जो रक्तस्राव हो रहा है उसको रोकना जरूरी है। नहीं तो अधिक मात्रा में अगर ब्लड शरीर से निकल जाएगी तो आदमी क्या होगा, ऐसे ही टूट जाएगा, आदमी ऐसे ही मतलब असहाय हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो घाव के किनारे आवश्यकता अनुसार एक साफ कपड़े से धोएं और रक्तस्राव को रोकने के लिए दाब आरोपित करें। दाब रक्तस्राव को रुक जाए तो घाव पर एक ड्रेसिंग लगा दें ताकि मुलायम पदार्थ पर ढक दें, मुलायम कपड़े या पट्टी से उसको बांध दें। पेट के घाव को किसी पैने टूल गिरने से हुआ है तो पीड़ित घाव पर आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए झुके रहने के लिए कहें। हाँ, जैसे कोई पेट पे चोट लग जाता है, आदमी काम करता है, कोई नुकीली चीज़ गिर जाता है और पेट में चीरा लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो इस कंडीशन में यदि व्यक्ति को सीधा ना होने दे, सीधा होने पर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसको झुका कर रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके जीवन में काम करने में ये योगदान देने वाली। देखिए, यहाँ पे बच्चे को चोट लगी है हाथ में, वहाँ पे उसको दबाया जा रहा है दोनों हाथ से, तो इस प्रकार का क्रिया आपको करनी चाहिए। फिगर में देख सकते हैं। तो अगर बड़ा घाव हो गया है तो उसमें देखिए एक स्वच्छ पैड लगाएं, व्यक्तिगत ड्रेसिंग कर भी वरीयता दें। ड्रेसिंग कराना चाहिए। जब हमको अब घाव हो जाता है किसी व्यक्ति को तो हमको हर 2 दिन पे पट्टी को चेंज करवाना पड़ता है। तो जाते हैं तो डॉक्टर होता है, एक उसको हाइड्रोजन वाटर होता है या डिटॉल होता है, उससे साफ़ करता है, उसमें उस पर क्या बोलते हैं बेटाडीन या सिप्लाडीन लगा करके उसको अच्छे से फिर पट्टी से बांधता है और घाव को फिर रिन्यूअल करता है, फिर दवाई देता है, तो खाता रहता है, धीरे धीरे सूख जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया नहीं जाएगी उसके अंदर तो ड्रेसिंग जो होता है, जो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगी तो फिर घाव धीरे धीरे सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब ये बड़ा घाव लग जाए तब ये समस्या होती है, बार बार उसकी होती है। उसके बाद जब यदि आँख में चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, आई इंजरी हो जाती है। कभी कभी काम करते समय आदमी को आँख में चोट लग जाती है तो आँख की चमक के कारण नेत्र कष्ट हो लिए मृदु आँखों को दवा के ऊपर करीब 2 से 3 बूंद दिन में 3 से 4 बार डाल। जब आदमी को आँख में जलन होने लगती है या चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास आदमी जाता है, देखता है कि इन्फेक्शन हो गया, लाल घाव हो जाती है, तो एंटीबायोटिक देता है, फिर उसको हमेशा उसको मतलब ठंडा रखने के लिए दवा देता है। तो उसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम दिन भर में ड्राप को 3 से 4 बार, 2 से 3 बूंद 3 से 4 बार डालना चाहिए। और 2-3 दिन काम नहीं करना चाहिए। चिकित्सक से हमेशा संपर्क बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी आँख हमारी बहुत सेंसिटिव है। आँख के बिना हमारा जीवन असंभव है, आँख के बिना हमको जीना बड़ी मुश्किल है। तो आँख हमारा सही नहीं रहेगी तो फिर हमको काम नहीं, किसी को काम करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए किसी भी प्रकार के नेत्र चोट के लिए नेत्र के भी कभी न रगड़ें, नेत्रों को कभी रगड़ना चाहिए। नेत्र रगड़ना, नेत्र की जो ऊपर की परत होती है ना, बहुत नाजुक होती है, वो जो परत हट जाएगी ना तो और समस्या हमारे साथ सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए नेत्र को रगड़े नहीं, नेत्र स्पेशलिस्ट से दिखाएं और जो दवा एडवाइस करता है उसको उस हिसाब से खाएं और आंख में डालें, तब जाके आपको 2 से 3 दिन में आपको कुछ असर होगा, धीरे धीरे आप सही हो जाएंगे, तब जाकर आप काम पर आएँ। तो ये प्रकार की जो समस्याएं हैं जो हमने आज को जो पॉइंट कवर किया, इसमें प्राथमिक उपचार में कि जब व्यक्ति जब काम करता है तो उसको
उपचार देने का समझ में बताया कि अगर श्वसन की दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, विद्युत के झटके लग गए हो, रसायन विद्युत से यदि व्यक्ति जल गया हो, उसके स्किन जल गए हो, या प्रचंड मात्रा में कोई से किसी टूल से कट गया हो, मात्रा में घाव हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना चाहिए। और उड़ने वाले गर्म कणों से यदि हम काम करते समय क्या होती है, जो स्पैटर्स निकलते हैं वेल्डिंग करते हैं, तो उसके कण अगर आँख में चले जाते हो तो उसको रगड़ना नहीं चाहिए। उसको थोड़ा सा दर्द तो होता है, उसको तुरंत डॉक्टर के पास जा करके उसको अच्छे से दिखा करके उसको कण को निकलवा करके दवा लेकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, न कि उसको रगड़ना चाहिए। रगड़ देंगे आँख खराब हो जाएगी। तो ये रहा आज का टॉपिक प्यारे दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं रोज़ एक वीडियो आप लोग को कवर करता हूँ, एक टॉपिक कवर करता हूँ। जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा कल का, वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्डिंग इंडस्ट्रीज, मैंने वेल्डिंग का उद्योग के क्षेत्र में क्या महत्व है, ये मेरा चैप्टर कल का रहेगा। आप देख सकते हैं नीचे यह पड़ा हुआ है। तो आप इस मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता के रखिए। कमेंट में बताइए कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, ऐसे बताइए, तो मैं दोबारा फिर से मैं उसको रिवीजन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सब पढ़ें, सब बढ़ें। धन्यवाद।